फातेह, हमारा फातेह। आलम के जाते एकदम से दाद आरिफ ने आगे बढ़ते फुकलाई सिम्मी से फातेह को लेकर उस पर टूट पड़े और अगले ही लम्हे उसकी चीखें गुस्से ने उन्हें ख्वास फाख्ता कर गया। ये तो सचमुच आलम जैसा लग रहा है। आरिफ की बेचारी की आवाज़ पर दाद ने हैरत से फातेह से नसें हटाकर उसे देखा। मुझे तो ये फातेह नहीं कोई और ही भला लग रही है। दाद ने भी ताकीद की थी। दोनों ने समिया से बचते आंखों के इशारे दिए। अगले ही पल महसूस होकर के खिला उठे। क्या फजूलियत हाँक रहे हैं मासूम के लिए। नून ने सुनकर झिड़का और फातेह को लेना चाहा कि दाद ने ऊपर करके मायने के ससुर से कोई पैगाम दिया, जिस पे वो सब बटा गई। आप संभाले, मैं आती हूँ। आरिफ की मौजूदगी का एहसास कर दी वो एकदम ही वहां से भागी। रुक जाओ जी, सुनती तो जाओ मेरी बोनी, क्यों ना हम अपनी बोनी। बड़ा कमीना है दाद तू। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले आरिफ ने ताप लगाई और झपट कर उससे फातेह को ले लिया। उसका सुर्ख चेहरा उसके ज़ब्त की गवाही दे रहा था और उस छोटे से आलम के इस कदर खौफनाक तेवरों पर उनके के फल्क शगाफ थे। मान ना मान, ये तो बड़ा फितना होगा। दाद ने हंसते हुए कहा। आहिस्ता भोंक, अब इस सिम्मीज ने सुन लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आरिफ ने छिड़का। दाद की बेताब नसें बोनी को ढूंढने लगी थी, जिसे किचन में खड़ी नूर मुस्कुराती देख रही थी। वो जानती थी अब उसकी उल्फत लुटाती नसें क्या पैगाम देना चाहती हैं। वो इन पैगाम देती नजरों से ही तो खाइफ हो रही थी। दाद थक कर फातेह की जानिब मुतवज्जा हुआ और बार बार उसे छेड़कर मसा ले रहे थे। साथ लाउंज में बैठे तरका को भी देख रहे थे, बल्कि उस टरकोला को चिढ़ा रहे थे। एहतियातन दोनों ने गन संभाली हुई थी, क्योंकि आते हुए उनकी काफ़ी दुर्गत बन चुकी थी उस टरकोला से। लाउंज में उनकी छत फाड़ कह के पड़ रहे थे। नूर किचन से उठाकर लवाजमात टेबल पर सजा रही थी और सिमी शुक्राने के नवाफिल अदा करने चली गई थी। अब सिर्फ मुस्कान और बुरहान फेरी की ही कमी थी, जो हरी भूरू लहन को शिद्दत से महसूस हो रही थी। आलम जैसे ही फ्रेश होने गया, भूरू लहन तौलिया पहनकर दौड़ कर पास बैठे मायूस रोते हुए पप्पी को उठाकर ड्रेसिंग रूम में बंद होकर उसे प्यार करते हुए खुद भी रोने लगी। रो तो पप्पी भी रहा था, इस लम्स को पहचान कर जिसके लिए वो पल पर दर्द से याद करते आ रहे थे। तुम अब फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हारी भी शादी करा दूंगी, ताकि कल कल हम कहीं जाएं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी हो। वो उसके सफ़ेद दूधिया बालों में उंगलियां फेरती भीगी आवाज़ से बोली। तुमने बाल ट्राई नहीं किए हैं, अंदर क्या कर रही हो। आलिम की सख्त आवाज़ पर उसके होसान अदा हो गए। फिर जाने क्या सोचकर कतरे रिलैक्स हो गई। आप कर देना, पर अभी नहीं। वो काफ़ी सुकून से अंदर बैठी वहीं से बोली। अगर तुम्हारे पास वो कुत्ते का बच्चा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, बाहर आओ। वो दरवाजे पर हाथ मारकर नीचे आवाज़ में गिर जाओ। पहले प्रॉमिस करें बेबी की शादी करवाएंगे। वो शरारत से बोली। गोद में पपी लिए बैठी थी। आलम गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने लगा। क्या तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो। वो सर्द लहजे में खोया हुआ। मैं जानती हूँ आप इससे कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे डराए नहीं, साफ साफ जवाब दें डार्लिंग। वो कहकर खुद जुबान दांतों में दबाए छीनती। उसके डार्लिंग कहने पर आलिम के लबों पर मुस्कुराहट भी कर गई। अच्छा, बाहर आओ, मुझे बताओ क्या चाहती हूँ। उसका लहजा बदला और नरम पड़ गया। हुरूलैन समझकर सुर्ख पड़ गई। अब तो हरगिज नहीं आऊंगी, उसे नाक सुखेड़ कर कहा ही था, जब अचानक खटके के साथ दरवाजा हुआ हुआ। हुरूलैन ने नजरें उठाई तो सामने ही वो अपनी तमाम वजाहत खूबसूरती से पेंट की जेबों में हाथ फंसाए खड़ा कुछ सख्त नजरों से उसे देखने लगा, जिसकी गोद में पपी था और खुद नीचे बैठी थी। उसके भीगे बालों से निकलती बूंदें उसकी गर्दन से बहती ड्रेस में जज्ब हो रही थी। बाल भीगे होने के नतीजन उसकी गर्दन कालों से चिपके हुए थे, जिससे कपड़े भी भीग गए थे और वो अपने सरापे से अनजान बस अपनी पपी में ही खोई हुई थी। साई को देखते ही पपी फौरन अलर्ट हुआ और आहिस्ता से अपनी मालकिन को छोड़ता छोटे छोटे कदम लेकर फर्माबरदारी से वहां से निकल गया, क्योंकि वो हूर से कभी अलग होना नहीं चाहता था। हूर हक्का बक्का से उसे जाती देखती रही। आलम उसके अकल से मुतासिर हुआ था, जबकि अब सामने वो बैठी लब दांतों में दबाए उंगलियां पटक रही थी, गोया अपनी बेवकूफ़ी पर खुद मातम कर रही हो गया है या अभी बाकी है। उसे सर्द आवाज़ में पूछा। इनने घबरा कर उसे देखा। हो गया, वो मिनमिनाई और आलम ने आगे बढ़ते झुककर उसे बाजू में उठा लिया। क्या बोल रही थी, अब कहो। उससे बगैर किसी तासुर के सख्त लहजा अपनाया। "ड- डार्लिंग, वो गड़बड़ा कर बोली। माने मालूम है। उसने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें झुकी हुई थी।
नहीं, आप कहते हैं ना? हुरुलैन ने हफ़्फ़त से आहिस्ता आवाज़ में कहकर वो उसके अल्फाज़ की कॉपी करने लगी है। मैं क्या कहता हूँ? उसे बेड पर डालते साहिर ने पूछा। ये यही ड डार्लिंग। साँस रोककर उसने आँखें मूंदी जब उसकी मज़बूत उँगलियों ने आहिस्ता से उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी। ये क्यों? वह हरासा वहशत से फैली आँखें समेत उठ बैठी। मैं चाहता हूँ तुम जब मेरे करीब आओ तो सिर्फ मुझे महसूस करो। उससे झुककर उसके कान में सरगोशी की और लबों से उसके बालों को छुआ। हुरुलैन के लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट रक्सा हुई। वो भी तो यही चाहती थी कि सिर्फ उसे महसूस करे। भला वो इतनी गुर्बत में कहाँ उसे देखने की ताब ला सकती थी? अगर देख लेती उसे अपने इतने करीब से तो यकीनन उसका दिल सलामत न रहता, जिसका अंदाज़ा उससे अभी से बढ़ती धड़कनों से था। उसका लम्स ऐसा था, हमेशा की तरह, जैसे वो किसी कांच की गुड़िया को छू रहा है जिसे ज़रा सी ठेस पहुँचने से टूट जाएगी। वो शिद्दत लुटाता भी उस अंदाज में कि हूर को फ़ील होता कि वो कोई मोमी गुड़िया या कोई ऐसी ख़ास हस्ती जिसे वो नहीं चाहता ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे। वो उसकी इतनी केयर, इतनी फ़िक्र में आबदीदा होकर उसके हज़ार में चेहरा छुपा गई। आखिरकार सब साथ हो गए थे। उसका आलम, सिम्मी, दाद, नूर, आरिफ, उसका फ़ातेह फिर सबके बीच था। वो जानती थी उसे किस कदर चाह रहे होंगे और हकीकत भी यही थी। नूर लेकर उसे कहीं छुप गई थी और आरिफ, सिम्मी, दाद समेत वो सारा घर ख्वास से ढूंढ रहे थे, जबकि वो घर के पीछे दरख्त की आड़ में छुपी फातेह पर अपनी मोहब्बत लुटा रही थी, उसे बेतहाशा चूम रही थी। वो उसकी बहन का बेटा था और वो उसकी खाला। ये एहसास होते ही वो फिर से उसे सीने में भींच लेती। इत्फाकिया फ़ातेह भी खामोश था। इस मोहब्बत की बारिश में पुरसुकून पड़ा अपनी भूरी आंखों से इस छोटी बोनी को देख रहा था, जो इस वक्त उसके लिए रहमत बनकर नाजिल हुई थी। सच में उन दो पागल महलूक से सेव नूर की बाहों में ही था, वरना उनकी चुभती हुई गंदी मुझे उसे हाल से बेहाल कर देती। जाहिल तरसी हुई मखलूक थी। जो बच्ची को देखते टूट पड़े थे दोनों, वरना उसे तो अपना गम ही बढ़ा था। उसकी आंखों के सामने वो देवनुमा आदमी उसकी माँ को लेकर जाने कहाँ चला गया था। पता नहीं वो दोनों चुड़ैलें कहाँ गायब हो गई थीं, दिखने में नहीं आ रही थीं, वरना उनसे ही मदद ले लेता, क्योंकि उनमें बड़ी चुड़ैल उसे जानती थी अच्छी तरह कि वो क्या चाहता है। शाम गहरे साए फैलाए, जहाँ सूरज अपने पर समेटकर चाँद को अपनी चांदनी समेत आसमान पर सारी रात सल्तनत के लिए खुशामदीद कह रहा था। वहीं ये आलम विला का खूबसूरत तरीन मंजर में से एक था। वसी लाउंज में इस वक्त सारे अफराद मौजूद थे। सोफे पर आलम हाथ में कॉफ़ी का मग थामे गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वहीं उसके दाएं बाएं नीचे आरामदेह पोजीशन में दाद और आरिफ बैठे अपने उसे लैपटॉप पर कुछ बता रहे थे। आज उन्होंने डिनर की जल्दी रट लगाई हुई थी, क्योंकि वहाँ वो सालों बाद आज फिर से साहिर आलम ने अपनी रौनक उस वीरान से किचन को बख्शी थी। बल्कि डिनर खुद तैयार किया था। उसे सिम्मी को भी करीब आने नहीं दिया किचन के, क्योंकि उसे अकेले सब कुछ बनाने की आदत थी। उससे कभी किसी से मदद नहीं ली थी और सिम्मी अपने भाई की आदत से वाकिफ थी। इसे मुंह फुलाए बैठी हुरुलैन के पास आ गई, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। फातेह को दरगाह की बाहों में देखकर आलम ने दरगाह का तारुफ सबसे करवाया था और उसकी जॉब भी सब पर बाबा करवा दी थी। सब खामोशी से ये जुल्म होते देखते रहे। नूर मुंह फुलाए अपनी बहन के आंसू साफ कर रही थी। सिम्मी शिकवा कुन नज़रों से आलम को देख रही थी, पर वो ऐसे लापरवाह था जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इस वक्त सिम्मी ने आलम को काफ़ी नागवारी से झिड़का था। ये तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं, माँ से इस उम्र में अपना बच्चा दूर करने की। उन्होंने दरगाह से फाता को लिया, तब उनका दिल खुद बेईमान हो गया, क्योंकि उसकी बाहों में आकर वो मुंह फुलाए गुस्से वाला बच्चा कुलकारियाँ किलकिलाहटें मचा रहा था। घर में जैसे गुनगुनाहटें आने लगी। उसकी कुलकारियों से सारा घर रोशन पुर रौनक हो गया। फातेह, फातेह की आवाज़ें, पुकारें, शरारतें घर को अलग ही रौनक बख्शती थीं। वो अभी इस जशोपंच में थी कि आहिस्ता से खुद लिए जाए या हूर के हवाले करे, कि तभी नूरुलैन बीच से उससे उचक गई और सिम्मी खुद मुंह फुलाए हुरुलैन के साथ बैठ गई। जैसी करनी वैसी भरनी। और उनकी नीयत समझ गई थी, तभी खहका लगाकर बोली और सिमी ने उसे बाहों में समेट लिया। जैसी वैसी ना, मेरे लिए तुम आ जाओ वही काफ़ी है, उससे मोहब्बत से समेट कर कहा। और नूर बहुत मज़े से फातेह की पूरी अजीब सी चमक वाली
आंखों में देखती खिलखिला जाती, जिस पर फातिह की माथे पर तेवरियां सज जाती। और मैं बता रही हूँ, ये छोटा छोटा कोई मामूली बच्चा नहीं, किसी देव का बच्चा लगता है। वो कहकर लगाकर हूर के कान में सरगोशी से बोली, और हूर लाइन में सुर्ख पड़ते उसे थाप लगाई। नूर पिटोगी, मेरा बच्चा, मेरा फातिह बहुत मासूम है। तुम सब उस पर पता नहीं कौन से इल्जामात लगाती हो। हूर ने जब फातिह की तरफ देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी थी। वो जैसे रोने की तैयारी में था। एक मासूम सा बच्चा था, बिल्कुल एक गुलाब जैसा गोल मटोल सा, जो ऐसे देखकर आंखों ही आंखों से उस जालिम समाज की दास्तान सुनाने लगता। पुरुलैन ने नूरुलैन पर मुलामत करती नजरें डालकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। कुछ ही में हंसी नूर ने फातिह को देखा, पर उसकी मुस्कुराती नजरें खुद पर जताती पुकार वो साकित सी बैठी रह गई। वो शर्मिंदगी की वजह से किसी से कह भी न सकी कि वो बच्चा उसे देखकर पता नहीं अजीब अंदाज से मुस्कुरा रहा था। अगर कहती भी तो तात ने ही उसे कसूरवार ठहराना था कि उसकी बोनी सठिया गई है। हालांकि एक आलम ही था जो उसकी सफ़ेद रंगत पर नजरें डालकर मुफीम सा मुस्कुराया था। ये पता नहीं अजीब बच्चा है, क्या बच्चे ऐसे होते हैं। उससे सर खुजाते सोचा। वो खुद से उलझती वहां से हटी। पहले कभी उनके बीच इतना छोटा बच्चा आया नहीं था जो वो उस फतने को समझती। वो तो आलम विला और अलवी हाउस का लाडला बनकर पैदा हुआ था। अपनी सोच पर उससे खुद को कोसा। बेवकूफ़ हूँ मैं, बच्चे भी तो इंसान हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उससे एग्री करते फातिह को देखा और उसके मुकाबले सोफे पर बैठी अपने फातिह पर मोहब्बत बरसा रही थी। फातिह भी अपनी माँ की मासूमियत से खिलखिला रहा था, जबकि सामने बैठी दरगाह की संजीदा नज़रों से चिढ़ भी रही थी। ये चुभन तो फातिह को भी थी, जिसकी होड़ से नसें हटकर उस पर कभी कभी भड़क जाती। वो जानता था उसके बाप ने ये भैंसुमा औरत उसके कैद के लिए लाई है। पर बेटा आलम कब तक? एक दिन तो वो भी बड़ा हो ही जाएगा। और उसका ये साइको बाप उठा। दाद आरिफ की जल्दी जल्दी की रट पे खाना उसी रफ्तार से नूर सिम्मी ने टेबल पर सजाया, और आलम की मौजूदगी के बायस खामोशी पुरसुकून माहौल में पेट भर कर खाया गया। खाने के बाद वो सब लॉन्च में जमा हुए और चाय कॉफ़ी का दौर चला। तो खवातीन ने चाय को सरफहरिस्त ठहराया, और आलम दाद आरिफ दरगाह ने कॉफ़ी को, जो कि दाद को गालियों से नवाज से आरिफ बना लाया था और उसका जी चाह रहा था वो सिम्मी के हाथ की चाय का कप उठा ले। उसकी भटकती तड़पती नसें उन्हीं पर थी, जो दाद देखते अपनी मुस्कुराहट छुपाए महसूस हो रहा था। इस वक्त वो सब वहीं जमा थे, जहाँ एक तरफ आलम दाद आरिफ बैठे थे, उनके मुकाबिल सिम्मी, और उसकी गोद में सर रखे लेडी हुरुलैन, जो उसे मदीना मुनव्वरा और बैतुल्लाह की मुक़द्दस जगहों की ज़ियारतों के बारे में बहुत जोश व खरोश से बता रही थी। उसकी आंखों में वाज़ेह अक्स था बैतुल्लाह शरीफ, जिन्हें सिम्मी ने बारी बारी उसकी आंखें चूम ली। उसे अपने भाई पर फ़ख्र हुआ कि उसे बर वक्त जज्बात से नहीं, अकल से फैसला लिया, और हुरुलैन के दिमाग पर जो पहला अक्स था ठहराया, वो बड़ी सादत नसीब की बात थी। जबकि सिम्मी के कदमों के पास फातिह को गोद में लिए बैठी नूरुलैन भी उनकी बातें सुनती, अपनी बहन की किस्मत पर नाज करती, बहुत पुरसुकून थी। अलबत्ता उसकी आधी तवज्जो तो फातिह की छेड़छाड़ में थी, जिसका बस नहीं चल रहा था। अभी झपट कर नूरुलैन की बाल मुंह नोच ले, जिससे उसकी माँ के चेहरे को कॉपी किया था। नूरुलैन उस मासूम के ख्यालात से अनजान बार बार उसके खूबसूरत नकूश को चूम रही थी, जो फातिह की जब्त के लिए काबिल सताइश बात थी। वो अचानक से अपने जज्बात बदल गया था जब अपनी माँ के साथ बैठी इस सेम छोटे पैकेट को देखा था। उससे टांगें सीधी की हुई थी, दांत वालों की समेत, और उसकी समेत दांत की, जबकि उसका सर आलम की थाई के पास था। उसकी नसें तो सारी लैपटॉप पर चलते मंजर पर थी, पर दिलो दिमाग नूर के पाँव की छोटी छोटी गुलाबी उंगलियों पर उलझे हुए थे। उसके पाँव के तलवे उसके जज्बात में शौक बढ़ा रहे थे, रगे सराफत भड़क रही थी। उससे सर खुजाते उंगली एक स्क्रीन पर चलते नुक्काब पोश पर रखी, जिसके जानिब आलिम को मुतवज्जा किया था। हालांकि वो उसकी जानिब ही मुतवज्जा था। मौका देखते ही दांत ने अपने पाँव का अंगूठा नूर के तलवे पर छेड़ा। आह! दफातन उसकी जोरदार चीख गूंजी। वे सब हैरान परेशान नूर को देखने लगे। क्या हुआ नूर? सिमी ने उसके सर पर हाथ फेरते पूछा। और परेशान बौखलाई अपनी बहन के पास आई, जिसकी रंगत अपनी इस अचानक चीख पर सुर्ख पड़ गई थी। तुम ठीक हो बोनी? क्या हुआ? दाद खुद बौखलाया उसके पास आया था। हालांकि वो नूर की अचानक चीख से गड़बड़ा गया था।
उसे ये तवक्का नहीं थी कि वो चीख उठेगी। उसे खुद पर लम्हे भर के लिए आती सही की मुलम्मत करती नसें हफ्फस अदा कर गई थी और अभी उसी चीख को मिटाने के लिए फिक्रमंद हो गया। उसका पाँव पकड़कर सहलाने लगा। मैं ठीक हूँ, छोड़ो। वो उसकी उंगलियों की सरसराहट से सुर्ख लाल होती उसके हाथ झटक कर सिमट गई और हूर सूरत हाल को समझकर मुस्कुराहट दबाती वापस जाकर सिमी की गोद में लेटी। उसे परेशान होते देखकर आंखों से ही तसल्ली दी तो वो हंसी। बहुत बेशरम है कसम से दाद, कभी तो फजूल हरकत से पास आ जाया करे। वो दबे लहजे में सरगोशी नुमा बोली। रात क्यों नहीं आई? फाते की गाल से लाकर उसकी आंखें देखता हफ्की से गोया हुआ। वो आधी रात तक उसके इंतजार में बैठा रहा कि अब आएगी अब आएगी, पर उसे अपनी बहन पर मोहब्बत लुटाने से फुर्सत मिले तो वो उसके पास आती। आलम रात किसी मीटिंग में चला गया था, तभी वो हूर के साथ उसके रूम में ही सोई थी। आधी रात तक उनके साथ सिमी भी थी। उसके बाद वो तहज्जुद के लिए उन्हें सोने की ताकीद करती चली गई। फिर वो थी और हूर फाते जिसके साथ मोहब्बत खेल छेड़छाड़ में उनकी रात गुजरी। हूर उसे अपने गुजरे वक्त के बारे में बताने लगी और नूर बार बार रोती उससे लिपट जाती। उसकी आंखों में वो अजीतें गुजरने लगी जो उसे हुरुलैन को तड़पा देती थी, पर उसके लबों पर एक भी शिकायत नहीं थी कि वो तो गुजरे वक्तों को यूं भूल गई थी जैसे कुछ था ही नहीं। अलबत्ता उनकी दुआओं में ताया ताई पी के लिए मोहब्बत थी बेतहाशा। नूर ने उसे बताया कैसे ताया ताई ने उसके लिए अपनी जान की बाजी हारी और वहाँ फिर वो फूट फूट कर तड़पी, जिसे हूर ने अपनी बाहों में भर कर संभाला। और हूर ने उसे ये बताया कि कैसे मुस्कान अपने दोस्त के साथ किडनैप कर गई थी। वो उसे मुस्कान के दोस्त रोमियो की दिलचस्प बातें बताने लगी जो उसे काफ़ी पसंद आया था। और वो था ही ऐसा कि रोते हुए को भी ऐसे हंसाए, ऐसे कि वो तौबा कर जाए। उसे भी तो वो संभालता था, काफ़ी खूबसूरत अल्फाज में उसे हौसला देता, बिल्कुल एक प्यारे भाई की तरह उसे हिफाजत में रखता था। अलबत्ता मुस्कान के लिए उसकी फीलिंग्स हूर के सामने भी वाज़िह थी, ये जानते हुए भी कि वो किसी की बीवी है। बल्कि वो तो इस कदर बेहिस बेखौफ होता था कि अचानक कहता। जूलियट, अभी अभी पाकिस्तान से कॉल आई है। एसएसपी बुरहान अलवी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। इस बात पर कई बार उनकी हाथापाई हो चुकी थी और वो भी अच्छी खासी कि रोमियो कई दिन तक तो बेड पर पड़ा रहता था या मुस्कान अपना बाजू टांग थामे पड़ी रहती थी। उनकी हमेशा हाथापाई घर की चीज़ें फेंक कर होती या लातों घोंसों से। वो काफ़ी बार जख्मी भी हो चुके थे। नूर को तो वो बंदा काफ़ी दिलचस्प लगा और अपने बड़े भाई कज़न के लिए उसकी बकवास पर वो बिफर गई। उसने तजस्सुस में घिर कर उसका पूछा था कि वो कहाँ होता है। तब हुरुलैन ने मायूसी से बताया कि वो एक जगह नहीं टिकता। अलबत्ता उसने ये ज़रूर बताया कि रोमियो ने कहा था कि वो उससे ज़रूर मिलने आएगा, बल्कि उसके अक्स नूरुलैन को भी देखेगा। फजर की आज़ानें हुई तो नूर सोते सोए फाते को प्यार करके वहाँ से चली गई। रूम में आई तो दाद गहरी नींद सोया हुआ था। वो भी नमाज अदा करके उसके पास ही सो गई। मैं तो आज रात भी हूर के पास जाऊंगी, नूर ने मुंह बनाते कहा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, टांगे तोड़ दूंगा अगर 10 से पहले रूम में नहीं आई। दांत पीस कर उसे घूरते खूंखार धमकी दी। पीछे देख कर बातें करे, वो मेरा भाई बैठा है पीछे, अगर मेरी टांगों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ जमीन पर नहीं फेंकेगा। बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ में उसे चिताया। दांत थक से रह गया और हवनकुंड की तरह उस तोती का मुंह देखने लगा, गोया वो अपने दांत को आलम की धमकियां दे रही थी। बेटा यहाँ आ जा, बहुत हो गई सरगोशियाँ। आर्यन में शर्म दिलानी चाहिए, जो सबकी मौजूदगी में नूर के साथ खुसर फुसर लगाकर बैठा था। आ रहा हूँ, तुझे तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। वो चलकर पूरे मूड के साथ कहता उसके पास आया। आलिम उस फिक्रे पर घूरा, वो सटपटा गया और नूर सुर्ख लाल सी लब दांतों में दबाकर चेहरा फाते पर झुका गई। उसे रह रहकर अपने बेबाक सरताज पर गुस्सा आ रहा था, जिससे एक रात भी अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिजा में एकदम ही होरोलैन की किलकिलाहट और सिम्मी की दबी मुस्कुराहट फैली। सबने चौंक कर उसे देखा। दाद उसके हंसने की वजह खुद को पाकर खुद भी हंस पड़ा। मेरे काम का क्या हुआ? खुद तो कमीने मुझे मार रहा, शर्म नहीं आती अपने दोस्त की वीरान हालत पर? मोहन उसके मोबाइल स्क्रीन पर लानत मलामत करता। आरिफ का मैसेज चमका। तड़प क्यों रहा है? तेरा काम हो गया है। दाद तभी तभी हंसी के साथ मैसेज टाइप करके उसे किचन में आने का इशारा देकर वहां से कप उठाता निकला। मैं 2 मिनट में आता हूँ ऑफिस में। आलम को उठते देखकर आरिफ ने जल्दी से कहा। कहता ऑफिस की समेत बढ़ गया।
आरिफ ने बेबसी से समिया को देखा, जिससे उसे पूरी तरह कल से इग्नोर किया हुआ था, कि उसके दिल पर जैसे खंजर बरस रहे थे। वो जानता था उससे गलत किया, पर उससे बुरा तो नहीं किया। वो बेबस था। उसके आगे बहरहाल आखिरी फैसला उसके और उसके भाई का था। ये सच था, अगर जान जाए तब भी वो सिमी से दस्तबरदार नहीं होता। कल शब्द तो उसकी बज़म में ऐसे लगा मुझे, जैसे कि कायनात मेरी दस्तरस में थी। जो बिछा सकूं तेरे वास्ते, जो सजा सकें तेरे रास्ते, मेरी दस्तरस में सितारे रख, मेरी मुट्ठियों को गुलाब दे। कौन सी चीज़ दिल के बस में नहीं, दिल मगर अपनी दस्तरस में नहीं। दस्तरस के हसार से आगे सह नामुमकिनात की जाए, इरादे से अमल तक कुछ तो अपना दस्तरस होता। बगल में पालते क्यों याद से दिल से दुश्मने जाको। वो जाते हुए गुनगुनाने लगा। सिमी का चेहरा उसकी गंभीर आवाज़ पर झुक गया, और वो चौंक कर कभी उसके चेहरे के रंग को देखती, तो कभी जाते हुए आरिफ की चौड़ी पुश्त को। ये एक धमाके से छोटी बात नहीं थी, फिर भी वो खुद को संभाल गई, क्योंकि उससे अब तो खुद को संभालना सीख लिया था। उसकी ज़िंदगी खुद धमाके से कम थोड़ी थी। वैसे आप भी, आरिफ कितना प्यारा है ना, उसकी शहद रंग आंखें, और वो शरारत से जब उन्हें छोटी करके देखता है। शोकॉफर छोड़कर उससे लब दांतों में दबाया और सिमी के चेहरे को भागोर देखा, जिसे ऐसे रेट किया था जैसे उसकी बात सुनी नहीं, पर उसकी हया से बदलती रंगत हुरुलैन की नसों से छुपी नहीं थी। मेरी प्यारी आपी, उससे खिलखिलाते उसके गिर्द बाहें फैलाई। बास आ जाओ शहजादी, कोई प्यारा नहीं, दिमाग से आ रही है पूरा। उसे हूर के सर पर चिपट मारते मसनूई गुस्से से कहा। हालांकि आरिफ की आँख भरने पर उसका चेहरा सो तमतमा उठा था। ओए होए, बहुत जानती हैं हाँ। उसके इस तरह कहने पर हूर ने आंखें पटपटाई और उसकी इस हरकत पर सिमी सटपटा गई। बहुत बदतमीज हो गई हूँ, उसे छोकर बस यही कह सकी। बस आपके भाई की करम नवाजी है, वो आप भरकर बोली, और सिमी की आंखें दिखाने पर नूर के साथ खुद भी कहका लगा उठी। ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ कि क्यों इसे बदतमीज बनाया है। उसका सर उठाकर वो दुपट्टा ठीक कर दी, फिलफोर उठी कि अगर यहाँ से न जाती तो ज़रूर आज ये जो दोनों शरीर बहनें आंखों से इशारे दे रही थीं, उसका बुरा हाल कर देती। अस्तगफिरुल्लाह आपी। मोहन बुखलाकर हुरुलैन ने एकदम सोफा छोड़ा और सिम्मी से लिपटती उसका दिल सीने के अंदर डोल कर रह गया। कितना डरती हो तुम भाई से, हालांकि वो कितने स्वीट है। नूर हंसी उसकी रंगत पर फाते को उसके हवाले करके वहां से निकली। आप ही, वो मिस्कीनी सूरत बनाए बोली। सिमी को उस पर टूट कर प्यार आया था। मजाक किया था मेरी जान, जाओ इससे फीड कराओ। उसका माथा चूमकर वो झुक कर भूख से कसमसाते फाते की माथे पर बोसा देती वहां से निकली, और हुरुलैन ने शुक्राने भरा गहरा सांस भरा। आज तो बच गई मेरे फातेह आलम। अगली दफा वो फतेह से मुखातिब होती, खुद ही अपनी बात पर खिलखिलाई और अंदर रूम की समेत भर गई। क्या बना मेरे काम का? किचन में आते ही आरिफ ने उसे झपट कर पूछा। इज्जत से मुहातिब कर। और ये कौन सा तरीका है मदद मांगने का? तात ने तोते की तरह आंख फेरी। बाहर में भेज तेरी इज्जत को। इस पल मेरे मुस्तकबिल का सोच, जल्दी बता। उस बाबा ने तावीज़ दिया और क्या कहा? आलम मान जाएगा ना? वो चढ़क कर बोलता है, एकदम मस्कीन हो। अगर मेरी इज्जत भाड़ में जाए तो साथ तुझ पर लानत, और तेरा मुस्तकबिल जाए भाड़ में, उसके साथ तो भी हट रास्ते से कमीने। वो मसूई फाड़ खाने वाले अंदाज में एकदम बिभर गया और आरिफ भुखलाया। उसे लगा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इसमें उसका ही काम था, वो भी अहम, कि उसके लिए जान दे सकता था। इस पल तो वो उस पर सब करता है ये सोच कर रह गया कि एक बार रुखसती होने दे, फिर उससे देख लेगा। याद रहेगा ये दौरे हयात हमको, क्या खूब तरसे हैं एक शख्स के लिए, वो उसको पानी की चाह में रेत बन गए हैं। वो सैद आ भरकर गुनगुनाया, दाद उसकी मजनूनाना अंदाज पर कहका लगा उठा। गोया गोडे गोडे उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। मत सताया कर हमें, हम पहले से सताए हुए हैं। हदो हाल की धज्जियां उड़ा देता है। हाय ये हिजर, मजाक थोड़ी है। तोड़ फोड़ करके शायरियाँ बना था। उसे इल्तिजा या मिन्नत भरी नजरों से देख रहा था। दाद महसूस होता, हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था। कहाँ गया वो तेरा एटीट्यूड कि एक बार मिले शर्माने पर हम खुद मजबूर करेंगे? हालांकि उल्टा पड़ गया, वो मिली
तो तुझे भिखारी बनाने पर मजबूर कर गई। उससे उसका धावा याद दिलाया। आरिफ हंसकर सर खुजाने लगा। हाँ, तो कब गलत बयानी की है? शर्माती तो अभी भी है, पर उसका जालिम समाज ड्यो जैसा भाई मुझ मासूम बच्चे पर थोड़ा रहम नहीं करेगा। उसकी बेबसी पर वो जी भर के मजे लूट रहा था। तो बस उस बाबा का नंबर दे, मैं खुद बात करता हूँ। कमीने सिर्फ इंसान को दांत नकोज से देखकर उसे दांत तोड़ने की ख्वाहिश दिल में दबाकर बेहद सबसे खोया हुआ। क्यों? दांत एकदम बुखला गया, जिसका अपनी टेंशन में आरिफ नोट नहीं कर सका। क्या मतलब क्यों? वहाँ एयरपोर्ट पर क्या भौंक रहा था? अब कुछ देर पहले लॉन्च में जो बेबस बच्चे के सामने हरकत कर रहा था, दिल किया मुंह पकड़कर भाभी के तलवे पर लिटा दूं। पेपर कर उसके कमीनेपन को भी सामने रखा। तो का मुताबिक दांत उसकी हालत का अंदाजा लगा था। छतवाड़ कहका लगा उठा। अच्छा चल, अब बकवास छोड़, ये पकड़। उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर मोटा तवीज़ रखा। आरिफ जिंदगी में पहली बार ये तावीज़ को देख रहा था। उसकी उलझ कर पूछा, ये क्या भला है? दांत मुस्कुराहट दबाकर दिल किया सर पीट ले। ये बाबा ने तावीज़ दिया, जिसे सुबह आलम के जूस में घोल कर देने से पहले तुम्हें 3 दफ़ा ये कहना है कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है। बस फिर इस जूस को आलम पीकर समझ ले तेरा काम हो गया। वो उसके कंधों के गिर्द बाजू डाले उसकी समेत झुककर राजसारी से बता रहा था। ऐसा क्या लिखा है इसमें? आरिफ ने मशकूक होते तवीज़ से धागे उतारने जाए। दांत ने गड़बड़ाकर उसके हाथों से झपटा। अगर देख लेगा तो ये असर मेरा ठेंगा करेगा। उसे गुस्से भरे सख्त रवैये पर आरिफ का काम बिगड़ता ऐसे देखकर संभला। नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब मेरा तावीज़ वाला पहला एक्सपीरियंस है, तो यार मुझे हाँक समझ आएगी। वो बेचारगी से खोया हुआ दांत को उसकी मस्कीन शक्ल पर टूट कर प्यार आया। तो मेरे यार, ये 2 अलिफ किस लिए है? क्या ये अपने दोस्त की ज़रा सी मदद नहीं करेगा? वो सदके वारी से बोला। आरिफ ने अपने दोस्त को शुक्राना नजरों से देखकर गले लगाया। अल्लाह के बाद बस तुम्हारा ही तो साथ है इस वक्त। अल्लाह सबको तुम्हारे जैसा यार दे। बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो तेरे जैसा यार मिला। उसे खुद में पीछे वो दिल से बोल रहा था। अच्छा, अब बस कर और मेरा इतबार करना। वो उसे अलग करता मुंह बना गया। आरिफ शर्मिंदा हो गया। उसे अपने दोस्त पर शक नहीं करना चाहिए था। वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। सॉरी यार, बस बहुत टेंस हूँ। पशेमान होता वो उसे मनाने लगा और दांत उससे नाराज हो सकता था भला। इससे फौरन से सर झटक कर अब वो उसे समझा रहा था कि किस तरह उसे सुबह किसी भी तरह आलम की जॉगिंग से आने से पहले ये जूस में खोल कर देना है। अगर पकड़ा गया तो? वो आलम से पकड़े जाने की हर हदशे से छुटकारा चाहता था। तभी उसे देखकर फिक्रमंदी से बोला। अगर इतना ही डर है तो मुझे जगा देना इस कारनामे से पहले, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगा। नवाजिश। आरिफ मशहूर हो गया। वो सरशार एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करता उसे गले लगा चुका था और दांत ने मोहब्बत से उसकी पुश्त थपथपाई। उदास ना हो, मेसी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना, तुम्हारा भाई, यार, दोस्त। उसके मोहब्बत भरे लहजे और साथ का वो घायल हो गया। अगर मेरा काम हो गया तो तुम्हारी और भाभी की पेरिस की टिकट मेरी तरफ गिफ्ट। एंजॉय करना फिर। वो शरारत से बोला। दांत हंसा। बेटा, ऐसा तो नहीं कि रुखसती की बात टरहाने के चक्कर में हो कि सर से दफान हो जाओ। उससे मशकूक होकर घूरा। आरिफ कहका लगा उठा। गधे हो, गधे ही रहना। तब लगाकर वहां से निकला। ये क्या है दा? दहलीज पर सारी कार्रवाई देखती फटी फटी आंखों से नूर ने दांत को कहा। आरिफ के सुनने के खौफ से दांत ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखकर पुश घुमा दी। खबरदार, एक लफ्ज़ अदा किया। उससे पूरी तरह धमकाया। नूर ने मलामत करती नजरों से देखकर उसके पाँव पर पाँव मारा। बहुत ही कोई। वो चाहकर भी पहले की तरह अब उससे गालियां से नवाज नहीं सकती थी और उसकी इसी ही बेबसी पर खिलखिलाया। बहुत ही कोई रोमांटिक बंदा हूँ कसम से। एकदम उसके चेहरे पर झुककर गुलाबी लबों पर छोटी सी शरीर शरारत करता पीछे हुआ और उसे वहीं बौखलाया शर्माया सटपटाया छोड़कर वहां से सीटी की धुन पर बढ़ा ऑफिस की तरफ। क्या हुआ नूर? नरम मीठी सी आवाज़ तो मुताबिक सिम्मी की ही थी, जो उसके सुर घबराए रूप को देखती पास आई फिक्रमंदी से पूछ रही थी। तो कुछ नहीं, वो सोच रही थी कपड़े चेंज कर लूँ। उससे बहाना बनाया। अपने कपड़े झाड़ दी, वहां से जल्दी से निकली। हम्म। नूर के जाते ही गला खंकार कर आरिफ ने उसे अपनी जानी मुतवज्जा किया, पर वो नहीं हुई क्योंकि उसके कदमों की आहट से पहले ही चौंक चौकन्ना थी। क्या एक चाय का कप मिल सकता है?
बेबसी ही बेबसी थी लहजे में, जिसे महसूस करके वो लब भींच गई। जहाँ सिमी उसकी अब बदतमीजियों से बचकर सुकून का सांस ले रही थी, वहीं आरिफ बहुत बेचैन था, क्योंकि एक तरफ आलम का कोई भी कड़वा वसीला रिस्पॉन्स नहीं मिला था और ना ही कोई उसके किए की चूं रहा थी। उसे लगता था जैसे ऐसे ही ना गुस्से कर बात खत्म हो जाए। इस सोच से ही दिल अता गहराइयों में डूब जाता। अभी तो कॉफी पी थी। सिमी ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। पहले तो ऐसा नहीं करता था, बल्कि एक ही वक्त ही उससे चाय लेता था। उससे जख्मी निगाहों से उसे देखा, जिनमें सुर्खी आहिस्ता से तह जमा रही थी। मतलब कि अब वो चाय देना छोड़ रही है? उससे दुख से सोचा। अजीब तकाजे हैं चाहतों के, बड़ी कठिन ये मुसाफते हैं। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ, उसी को मुझसे शिकायतें हैं। शिकायतें सब वजह हैं, लेकिन मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊं, जो मुझको जहाँ से अजीज तर है, उसे भुलाऊं तो मर ना जाऊं। मैं खामोशी की इंतहा में कहाँ से कहाँ गुजर गया हूँ, उसे खबर भी नहीं शायद। मैं धीरे धीरे बिखर गया हूँ। गंभीर लहजे में उसने उसके कानों में कहा। सिमी अपना सूख चेहरा लिए रुख मोड़ गई और आरिफ उसकी नजरें चुराने पर जैसे पोर पोर जख्म हुआ। तुम लाउंज में बैठो, ला रही हूँ। गहरा सांस भरकर वो बोली और आरिफ को जाने क्यों सरासर अपनी तौहीन लगी, जैसे जान छुड़वा रही हूँ। नो थैंक्स। सर तर्क लहजे में कहते वो झटके से मुलाजमा से ब्रीफकेस कोट चपट कर वहां से निकला। आरी! सिम्मी जो उसके लहजे पर साकी थी, बौखला कर मुड़ी। जब देखा तो घबरा गई। वो कहीं जा रहा था, फुल तैयार, एक हाथ में ब्लू कोट थामे, दूसरे में ब्रीफकेस। वो लंबे डाक पर्दा बहुत दूर हो गया उससे। कहाँ जा रहा है? उसकी आंखें एकदम नमी तर गई। भला इतनी सी बात में क्या तुक थी रूठने की? वो दे तो रही थी चाय उसे। मौन उसे याद आई, कल भी उससे नहीं दी थी उसे चाय। हालांकि वो उसके हाथ की एक दिन भी सोने से पहले चाय ना पिए तो सर शदीद दर्द से फटने लगता था। वो आदी हो गया था उसके हर काम, उसके हाथों की चाय का। मालूम नहीं मैम, सर से सिर्फ इतना कह रहे थे कि सुबह तक पहुंच जाएंगे। मुलाजमा कहकर वहां से चली गई और सिमी बेचैन सी लब दबाकर दुपट्टे की मदद से आंखों की नमी साफ करने लगी। क्या जरूरत थी उसे इग्नोर करने की? उसका दिल भारी होने लगा। उसे मालूम था अब उसे सारी रात सर में दर्द से नींद नहीं आएगी और जिद्दी भी भला का था। दूसरे की हाथ की चाय देखकर जैसे विफर जाता था। कुछ दिन पहले ही की तो बात थी। उससे नाराजगी में मुलाजमा के हाथ की बनाकर ऊपर पहुंचा दी। पता नहीं कैसे वो उस चाय को पहचान कर हंगामा खड़ा कर गया था और कितने दिन नाराज रहा उससे, बल्कि चाय खुद ही बनाकर पीता रहा। पर फिर जाने क्या हुआ, उल्टा फिर खुद भी मान गया। वो भारी कदम उठाती सीढ़ियाँ चढ़ती अपने रूम में जाने लगी। उसका दिल जैसे हर चीज से उकता गया। क्या हुआ जाने आलम? सीढ़ियों के एहतियाम पर खड़े आलम ने उसके चेहरा हाथों में थामा। पहले तो सिम्मी गड़बड़ा गई, फिर फिल और फोर भाई से नजरें चुरा कर मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ, उससे आहिस्ते की से कहा। साथ ही सर आलम के सीने पर टिका दिया। उसका दिल चाह रहा था अपने भाई से पूछे कि वो कहाँ गया है, क्यों अचानक इतनी जल्दी में, कि उसके पलट कर पुकारने का हमेशा मुंतजिर रहा करता था। आज मुंह फेर कर अनसुनी करता निकल गया था। पर वो चाहकर भी पूछ ना पाई। भला किस लिहाज से पूछती, क्यों पूछती? उससे जो किया था, अगर आलम जान लेता तो क्या ना करता उसके साथ। मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम भी अब आराम करो। जब से आए हो काम से चिपके रहे हो। वो सोचकर होल गई और बगैर उसकी जानिब देखे कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसे जैसे आलम की गहरी निगाहें अपनी पुष्प पर महसूस होने लगी। वो लब कुचलती रह गई इस बेदर्दी से कि उसके मुंह में खून का जायका खुल गया। मैंने आरिफ को भेजा है इस्लामाबाद। वो कुछ देर की फ्लाइट से रवाना हो जाएगा और सुबह तक आ जाएगा। मोबाइल कान से लगाए वो दूसरी जाने मौजूद हंसी से कहता अपनी धमकदार कदमों से सीढ़ियां उतर गया और ये अल्फाज सिमी के कानों में उतार गया। समिया के आगे बढ़ते कदम साकित हो गए। उसे लगा जैसे आलम ने उसे सुनाने के लिए बताया हो। उसका दिल धक धक कर रहा था, हाथ पांव पूरी तरह कांपने लगे हों। खौफ व हरास से उसने एकदम आगे बढ़ते रेलिंग से झुककर नीचे देखा और ये देखकर उसका दिल सुकून का सांस लेने लगा कि वो अब भी किसी से मोह गुफ्तगू था। वरना उसे लगा कि अगर आज उसके भाई जान गया तो भाई के मान को तोड़ने पर वो रेसा रेसा हो जाएगी। या अल्लाह, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। गहरे सांस भरकर खुद को पुरसुकून करके वो आगे बढ़ी। काश
वो मुझसे मोहब्बत का हवा ना होता, वो अलग मंजिल की मुसाफिर थी। क्यों वो राहों में यूं आकर बिखरा था उसके, ये ना तो उतार सकती थी, ना ही थाम। उससे आंखें छत से हटाकर उसे देखा, चेहरे पर दुनिया झांकी मासूमियत सजाए, अपने गाल के नीचे एक हाथ की हथेली टिकाए, आरज़ू पर झुकी सजदा से घनी स्याह फिकन पलकें, गुलाबी लबों पर मदम सी मुस्कुराहट। वो अपनी तमाम तर खूबसूरती मधुर सरापे के साथ उसकी पनाह हूँ, उसके तंग हसार में बाजू पर सर रख के गहरी नींद में थी। आलम झुककर माथा चूमते उसके चेहरे पर बिखरे बालों को छोटी सी लट्टू को हटाया। बेड के साथ ही सोने की एक बड़ी और जदीद महारत से बने खूबसूरत पालने में उसका शहजादा फातेह आलम सो रहा था, जिसे झुलाते झुलाते जब वो सो गया तो आकर उसके हजार में छुप कर सोई थी। ये पालना आलम हरगिज यहाँ बर्दाश्त न करता। अगर वो उसे मोहब्बत के अनोखे अंदाज से मनाती ना, उससे वादा किया था, उससे उसकी मोहब्बतों में कमी नहीं आएगी, बल्कि और भी शिद्दत आ जाएगी। आलम ने भी सख्त सर्द आवाज़ से वार्न किया था, अगर उसकी मोहब्बत या तवज्जो भटकी तो वो तो उस फितने को निकाल कर बाहर मुलाजमी में फेंक देगा। और ये उसकी धमकी बहुत असर रखती थी कि उसके रूम में आते ही होरूलैन की बोलाई बोखलाई सी सारी तवज्जो उस पर होती थी। आलम मुबहिम सा मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा और झुककर उसकी नाक पर अपनी लप रख लिए। वहां से लब हटाकर वो उसकी गहरी नींद में चलती सांसें सुनने खुद पर महसूस करने लगा। तुम्हारी अदाओं से ज़्यादा मुझे तुम्हारी इन सांसों को रक्स मबहूत करता है। अगर कभी मन हो माइल करने का तो इन सांसों को ज़रा करीब लाना, आलम खुद मेहरबान हो जाएगा तुम पर। सरगोशाना अंदाज में कहते आहिस्ता से उसकी कमर में बाजू डालकर पास कर लिया। जब उसकी मदम सी सांसें और साय की आग की मानिंद झुलसाती सांसों से उलझी, तब वो कसमसाई। हाँ, ये हुरुलैन उससे एतराफ़ कर चुकी थी कि उसकी गुर्बत जानलेवा है। वो उसके दुखते आगोश में आकर रेसा-रेसा होने लगती थी, जिसे साहिर काफ़ी मुश्किल से समेटता था। सोने दे आलम। उसकी गर्दन में बाजू डालकर वो उसके मज़ीद करीब होती, जाने पर सर टिकाए ज़रा सी कसमसाई और फिर से गहरी नींद में चली गई। सो जाओ ऐने आलम। माथे पर बोसा देकर उसने उसका सर तकिए पर डाला और कंफर्टर दुरुस्त करते वो नाइट सूट पर गाउन पहनकर डोरियां कसते हुए रूम से बाहर निकला।